नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने दिल्ली पुलिस एनटीपीसी एसएससी सीजीएल और ऑल ओवर कंपटीशन एग्जामिनेशंस के लिए जो अपने कोर्स चल रहा था जनरल साइंस का, ठीक है। और जनरल साइंस में अपने पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों फिजिक्स ब्रांच को, और फिजिक्स ब्रांच के अंदर अपने एक फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था और सेकंड लेसन अपना मोशन चल रहा था, गति के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक समझ में आई बात? तो गति के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे और गति के अंदर ज़्यादातर अपने कितनी बातें कर ली थी, गति के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि टच में रहेंगे आप, बैलेंस बना रहेगा कि अपने कल किस टॉपिक के अंदर डिस्कशन किया था, ठीक है प्यारे बच्चों। और अपने गति के बारे में पढ़ा और गति के अंदर गति के प्रकार पढ़े, है ना। और अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट पढ़ा था वो ये पढ़ा था अपने कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बिटवीन रिलेशन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अपने टॉपिक फिजिक्स पढ़ रहे थे, भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में अपने टॉपिक चल रहा था मोशन, गति। दोस्तों, गति के बारे में अपने डिस्कशन कर रहे थे कि मोशन क्या था। और जहाँ तक अपने लास्ट छोड़ा था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, तो वो छोड़ा था अपने विस्थापन के बारे में पढ़ा था। और विस्थापन के अंदर अपने कुछ निर्देश बिंदु पढ़े थे कि विस्थापन किन किन राशियों पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे और दोनों के मध्य अंतर को समझा था। आज अपने पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वेग के बारे में, वेलोसिटी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है कि वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, सबसे मुख्य बात अपने ये समझ लिया था कि विस्थापन क्या होता है। आज अपने पढ़ेंगे वेग के बारे में, लेकिन वेग को समझने से पहले अपने एक छोटा सा टॉपिक बीच में और पढ़ लेते हैं, चाल, स्पीड। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर चाल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर आप चाल के बारे में अच्छे से समझ गए तो वेग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई भौतिक राशि है वो एक दूसरे से रिलेट करती है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। तो चाल के बारे में पढ़ते हैं, स्पीड। देखिए, चाल की बहुत सारी परिभाषाएं आपने पढ़ी होंगी। चाल को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि इकाई समय में या एक सेकंड में तय की गई दूरी, एक सेकंड में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है प्यारे बच्चों, किसके समान होती है, चाल के बराबर। या कह सकते हैं इकाई समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, चाल कहलाती है। फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ें तो चाल को किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या चाल बराबर दूरी बटा समय। सामान्य विज्ञान में ये छोटी छोटी बातें तो आपने तर्क सहित पढ़ी होंगी कि जो चाल है वो दूरी और समय का अनुपात है प्यारे बच्चों। चाल जो है वो दूरी और समय का अनुपात है। किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कहने का मतलब ये है कि चाल को ज्ञात करने के लिए दूरी के अंदर यदि समय का भाग दें तो अपने इसको तुल्य मानेंगे। किस प्रकार से, मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है स्टूडेंट्स कि कितने समय के अंदर कोई वस्तु कितनी दूरी तय करती है, यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है चाल पर। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहां समझ लेते हैं छोटे से एग्जांपल के द्वारा कि कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है या ट्रेवलिंग करता है। तो यहां आपको बताया गया कि मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की या 10 मीटर की दूरी तय की, यहां से प्यारे बच्चों 10 मीटर की दूरी तय की। और 10 मीटर की दूरी तय करने के अंदर उसको 5 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे। तो आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली कि वस्तु की चाल क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है, अपने फाइनल पॉइंट तक वो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है। तो अपने क्या समझे कि चाल जो होती है वो दूरी और समय का कहीं ना कहीं रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो 10 मीटर की दूरी तय करने के अंदर यदि अपने को 5 सेकंड का समय लगा
तो 10 से 5 को अगर डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, और 2 यहाँ पर किसके रूप में आया, मीटर प्रति सेकंड के रूप में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मीटर अपॉन में सेकंड कि 1 सेकंड में उस वस्तु की चाल 2 मीटर रही होगी। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर वो वस्तु 2 मीटर चल रही होगी। 1 सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी तय कर रही होगी, 2 मीटर। और यही उसकी क्या होगी प्यारे बच्चों, स्पीड होगी, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, चाल होगी। यहां तक डेफिनेशन का मतलब समझे क्या, कि इकाई समय के अंदर, इकाई समय मतलब निश्चित समय ले लिया, कोई निश्चित टाइम ले लिया, फिक्स्ड समय, ठीक है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, चाल के बराबर होती है। चलो इसको उदाहरण सहित समझ लिया। मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक अपने निकालने सिखाए थे आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि मात्रक क्या होता है। मात्रक देख लीजिए, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी की यूनिट क्या है, दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में, और समय को किससे मापते हैं, तो दोस्तों सेकंड से। तो मात्रक क्या आ गया, यूनिट क्या आ गया चाल का, मीटर प्रति सेकंड। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर मल्टीप्लाई सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड इसके डिवाइड में है, अगर मीटर के पास भेजेंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर इनवर्स में आ जाएगा। तो यहां तक बात समझे क्या। राशि की बात करें, प्रवृत्ति की बात करें, प्रवृत्ति कि चाल की प्रवृत्ति कैसी है, तो प्यारे बच्चों यह एक अदिश राशि है। अब ये बड़ा ही गहन मुद्दा है, अदिश राशि कैसे है, अदिश का मतलब क्या है, सदिश का मतलब क्या है। तो दोस्तों भौतिक राशि को दिशा और परिमाण के आधार पर, भौतिक राशि को दिशा और परिमाण के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होती है प्यारे बच्चों अदिश राशि, और एक होती है सदिश राशि, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में मैं अलग से टॉपिक डालूंगा इसी चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे है ये चाल, ठीक है, या स्केलर क्वांटिटी कैसे है ये चाल, ठीक है, दोनों में बिटवीन डिफरेंस क्या है, इसको अपने उस टॉपिक के अंदर एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे। यहां अगर बताऊंगा पूरे टॉपिक के अंदर तो अपने लेसन के अंदर आगे आने वाले जो रिलेट करने वाले टॉपिक है आप उनसे हट जाएंगे, थोड़ा भटक जाएंगे ना। इसलिए क्या है कि अपने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को थोड़ा अलग से ले लेंगे। चलो चाल के बारे में इतनी बातें समझ में आई। चाल के प्रकार देख लीजिए, द टाइप ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार। वैसे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के अंदर है, समान चाल और असमान चाल, लेकिन यहां पर इसका अध्ययन न करके मुख्य रूप से जो परीक्षा के अंदर प्रश्न बनते हैं वो कहां से बनते हैं, औसत चाल, औसत चाल, स्पीड ऑफ एवरेज और तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। देखिए यहां समझिए, औसत चाल, देखो एवरेज ऑफ स्पीड क्या है, औसत चाल का मतलब क्या होता है, औसत चाल का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसका मीन्स क्या हो गया कि किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल समय किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ एवरेज के तुल्य होगी। तो औसत चाल के बारे में क्या समझे कि औसत चाल जो होती है वो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय का रेशियो होता है, अनुपात होता है। अब सर इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से पॉइंट ए और यहां से पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, बी है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है, वो यहां से ट्रेवलिंग करता है, या कोई गाड़ी है वो यहां से चलना प्रारंभ करती है अपने प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक चलती है। वो गाड़ी यहां से लेकर यहां तक चली और किसी एक पॉइंट पर यहां पर रुकी, ठीक है, इस पॉइंट को अपने मान सकते हैं पी, और यहां से फिर चलना प्रारंभ की और यहां पर रुकी पॉइंट क्यू पर, फिर चलना प्रारंभ की और बी पर। इस प्रकार से वस्तु चल रही है। अब अलग अलग दूरियां होगी, सपोज दैट कि ए से जब पी तक वस्तु मूव की तो उसको चलने के अंदर अपने 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, और जैसे ही वो पी से क्यू तक चली तो चलने के अंदर उसको प्यारे बच्चों 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, और जैसे क्यू से बी तक चली तो बहुत ही कम दूरी के अंदर उसको कार्य करना पड़ा, सपोज दैट 5 किलोमीटर की उसने दूरी तय की, 5 किलोमीटर की दूरी तय की। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के अंदर उसको समय लग रहा था 3 मिनट,
2 मिनट या अपने घंटे लगा लो, सपोज दैट 2 आवर्स, ठीक है। मिनट तो काफ़ी छोटी राशि हो जाएगी किलोमीटर के अकॉर्डिंग। 20 किलोमीटर जब उसने दूरी तय की पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक, तो यहां तक उसको दूरी तय करने के अंदर समय लगा 4 घंटे। क्यू से उसने बी तक दूरी तय की, तो यहां से यहां तक दूरी तय करने के अंदर उसको समय लगा दोस्तों 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इस गाड़ी की एवरेज ऑफ स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए अभी मैंने बताया है कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी तय की उसने, पहले उसने 10 किलोमीटर तय की थी, फिर उसने दूसरे स्टॉप तक 20 किलोमीटर, तीसरे स्टॉप तक 5 किलोमीटर, डिवाइड बाय, फिर वो कहता है कि कुल समय कितना लगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए। उसको पहले 2 घंटे लगे थे, फिर उसको 4 घंटे लगे थे, और लास्ट में 1 घंटे में पहुंच गया। अब सभी को ऐड करके इसका सोल्यूशन कर दो। 10 और 20 30 और 5 35, 35 अपॉन में 4 और 2 6 और 1 7, डिवाइड करेंगे 7 पंजा 35 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों, औसत चाल अपने वस्तु की या गाड़ी की कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये है कि इसकी जो एवरेज रही होगी वो 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर की रही होगी। अर्थात वो गाड़ी है या वो ऑब्जेक्ट है वो 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर की ट्रेवलिंग तय कर रहा था, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। ये थी इसकी एवरेज ऑफ स्पीड। इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे थोड़ा टेक्निकली तरीके से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहां समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु दूरी x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक तय करती है, तथा तय करने में लगा समय t1, t2, t3 डॉट 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 सो ऑन tn तक। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी, स्पीड ऑफ एवरेज इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार की इसके फॉर्मूले के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात टोटल जो दूरी है वो डिवाइड होगी टोटल टाइम से, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, औसत चाल की, स्पीड ऑफ एवरेज की, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां तक अपने चाल के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं तात्क्षणिक चाल की, कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है, ठीक है। इंस्टेंट स्पीड, तात्क्षणिक चाल। देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक चले, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है। मान लीजिए उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, और 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के अंदर उसको 2 घंटे लगे। सपोज दैट कितना टाइम लगा, कितना समय लगा उसको, 2 आवर्स। अब 20 किलोमीटर की स्पीड तय करने के अंदर, 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के अंदर 2 घंटे का समय लगा। और आपसे पूछ ले कि अगर वो वस्तु एक रेखा में चल रही थी, एक सरल रेखा में कार्य कर रही थी, या किसी एक सड़क पर मूव कर रही थी, तो उसके 120वें सेकंड पर उस वस्तु की चाल क्या रही होगी, 120वें सेकंड पर उस वस्तु की चाल क्या रही होगी। तो 2 घंटे उसको लगे ट्रेवल करने के अंदर, और 120वें सेकंड में पूछ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 119.9999 डॉट 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 सो ऑन 120 में, मतलब इस टाइम के अंदर, इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर चाल कितनी होगी। तो उसने एक क्षण पूछ लिया कि उस क्षण, उस पल, उस वस्तु की चाल कितनी रही होगी उस 120वें सेकंड पर। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों तात्क्षणिक चाल। या डेफिनेशन के रूप में इसको व्यक्त करें, तो किस प्रकार से कहेंगे कि किसी वस्तु के द्वारा एक क्षण पर चली गई चाल क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल,
ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, किसी क्षण पर चलेगी चाल, क्षण पर चली गई चाल, तात्क्षणिक चाल, यहां से क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक समझे क्या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था। तो चाल के बारे में इतनी डिस्कशन थी, चाल के बारे में यहां से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। तो चाल के अंदर अगर कोई जेई लेवल की परीक्षा दे रहा है या नीट लेवल की जो परीक्षा दे रहा है, तो एवरेज ऑफ स्पीड से एक न्यूमेरिकल बनता है प्यारे बच्चों। तो न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है, और एक एग्जाम्पल के द्वारा आपने समझ भी लिया, ठीक है ना। चलो आगे अपने बात करते हैं। चाल के बारे में डिस्कशन किया, अभी पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेग क्या होता है, व्हाट इज ए वेलोसिटी, ठीक है। अब चाल समझ में आ गई है, तो वेग कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं रहा, एकदम आसान सी बात है, तुरंत समझ लेंगे। ध्यान दीजिए, वेग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वेलोसिटी कि वेग क्या होता है। देखिए एक लाइन लिख रहा हूं, किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। समझ में आई क्या बात, किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन में परिवर्तन की दर, चेंज द रेट इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, तो कोई वस्तु अगर यहां से लेकर यहां तक मूव कर रही है, 3 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, सीधी दूरी, तो इसीलिए पथ भी अपने क्या लिया, सीधा लिया, या न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। तो ए से बी तक उसने मार्ग तय किया, रास्ता तय किया, तो उसको 10 किलोमीटर की दूरी थी, और उसको टाइम लगा प्यारे बच्चों 2 घंटे, और आगे की जो दूरी थी वो भी 10 घंटे थी, लेकिन जैसे ही उसने स्पीड कम कर दी, ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में समय लगा 3 घंटे। तो मेरी बात समझ रहे हो क्या, एग्जाम्पल के द्वारा एक बात समझ में आई क्या बात समझ में आई, कि जैसे ही उसने स्पीड कम की, जैसे ही उसने चाल अपनी घटाई, तो विस्थापन में परिवर्तन हो गया, और विस्थापन में जब परिवर्तन हुआ, तो देखिए किसके अनुसार हुआ, समय के अनुसार। कितने का गैप आया प्यारे बच्चों, 1 घंटे का। कैसे चला, 1 घंटा इससे एक्स्ट्रा चला, और यही जो 1 घंटा एक्स्ट्रा चला है, इसी को वेग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है, किसी वजह से विस्थापन में जो परिवर्तन हुए जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, अपने वेग कहेंगे। तो विस्थापन डिवाइड बाय टाइम, तो परिवर्तन की दर का मतलब यहां हो गया, चेंज इन रेट का मतलब हो गया कि समय के अनुरूप वेलोसिटी v बराबर समय के अनुरूप परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ टाइम, तो ऊपर विस्थापन को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से अपने रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में मापते हैं, और समय को किससे मापते हैं, सेकंड से। तो प्यारे बच्चों वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। प्रवृत्ति कैसी है इसकी, प्रवृत्ति ये कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसके बारे में पढ़ाएंगे आगे, बिल्कुल डीपली टॉपिक उठाएंगे कि सदिश और अदिश राशियों में अंतर क्या है। एक बार यहां समझना है कि प्रवृत्ति क्या है इसकी, प्यारे बच्चों वेक्टर है, सदिश राशि है। चलो अपने वेग के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। अब मुख्य जो बात क्या है, आपने एक बात नोट की क्या, कि चाल पड़ी थी, तो चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड था, और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रश्न बनता है कि ऐसी भौतिक राशि, यांत्रिकी मापन में ऐसी भौतिक राशि जिनके मात्रक बराबर रहते हैं, मात्रक समान रहते हैं, तो वेग और चाल जिनके दोनों के यूनिट जो हैं वो इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या। अगर दोनों के मात्रक समान है, तो क्या दोनों बराबर होंगे, क्या दोनों ही बराबर होंगे, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक समान गति में, किसी एक समान चाल में, या ऐसे कह सकते हो एक समान गति में, या एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में कोई वस्तु मूव कर रही है, तो कह सकते हैं कि वस्तु का वेग व चाल परस्पर क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो डिपेंड करता है कि वस्तु जो है वो किस प्रकार का मार्ग तय कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है या वो लाइनर मोशन के अंदर जा रही है। तो एक समान जब गति करेंगे, एक सीधी रेखा के अंदर वस्तु चलेगी, तो अपने ऐसे नहीं कह सकते कि वो वस्तु की चाल है या वो वस्तु का वेग है।
अपने उसको वेग या चाल दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर मापे जाएंगे। दोनों के मापने की जो यूनिट, मापने की जो मेथड है, मापने की जो पद्धति है वो बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये बराबर रहेंगे। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु मूव कर रही है, और मूव कर रही है तो प्यारे बच्चों यदि उसके वेग में परिवर्तन कर दिया जाए, उसके वेग को घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, परिवर्तन का मतलब दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर उसके वेग में परिवर्तन कर दिया जाए या उसके वेग को घटा या बढ़ा दिया जाए तो चाल व गति की दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगे। यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के अंदर कि अगर किसी वस्तु के वेग में बदलाव कर रहे हैं, वेग में कोई परिवर्तन हुआ जा रहा है, तो चाल व गति की दिशा दोनों ही बदल सकती हैं। ठीक है ना, तो ये तो समझने वाली बात है। चलो थोड़ा आगे डिस्कशन करते हैं। अब एक शब्द आता है परिमाण, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए वेग का मॉड्यूलस लेते हैं, मोड, इस प्रकार से, तो लेस देन इक्वल क्या रहेगी, ये चाल। लेस देन इक्वल क्या रहेगी, चाल। इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु के वेग के परिमाण, अगर किसी वस्तु का वेग है, उस वेग का जो परिमाण होगा वो चाल से सदैव छोटा या बराबर रहेगा, चाल से कभी भी बड़ा नहीं होगा। वेग का जो परिमाण है, वेग का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो चाल से हमेशा छोटा या बराबर रहेगा, लेकिन कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, चाल से कभी भी बढ़ेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझिए। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई क्या? दो पॉइंट हो गए चाल इसके अंदर, वेग के अंदर मुख्य रूप से। अब समझते हैं, वैसे ही वेग को भी दो प्रकार के अंदर अपने बांट सकते हैं, दो प्रकार के अंदर ले सकते हैं। जैसे औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग का मतलब होता है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, कि जब इनिशियल पॉइंट पर वस्तु की वेलोसिटी थी और जब उसने फाइनल पॉइंट तय किया, लास्ट जो बिंदु पर रुकी वस्तु, तब उसकी जो वेलोसिटी थी, दोनों का जोड़ और दो का डिवाइड, ये किसके इक्वल होता है, औसत वेग के। फॉर्मूला क्या बन गया, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ एवरेज, प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं, अंतिम वेग को v से, डिवाइड बाय 2। तो ये अपने फॉर्मूला बनता है किसका, औसत वेग का, इसका औसत वेग का। तो यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात कंप्लीट होती है क्या? ठीक है ना, तो औसत वेग के बारे में इतनी ही बातें थी, और वेग टॉपिक के अंदर भी इतनी ही बातें अपने करेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे त्वरण के बारे में। वेग से ही रिलेट करती है त्वरण भी, बिल्कुल। तो त्वरण के बारे में समझते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेट क्या होता है, त्वरण क्या होता है। एक्सीलरेशन स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन देख लीजिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए वेग के अंदर क्या पढ़ा था, वेग में क्या पढ़ा था कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रिलेट कर रही है ना दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज, इसीलिए जो राशियां एक दूसरे से संबंधित होती हैं उनको समझना और भी आसान हो जाता है। देखो एक्सीलरेट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई वस्तु है और वस्तु के वेग में अचानक कमी आ जाए या बढ़ोतरी हो जाए, मतलब परिवर्तन आ जाए, तो उस पॉइंट पर, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर वस्तु के अंदर क्या पैदा होगा, त्वरण होगा। कहने का मतलब है कि चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ए बराबर में
वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते हैं, वेग में डी वी अपॉन में किसके समक्ष होता परिवर्तन, हमेशा समय के समक्ष, अभी अपने पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या आ गया कि त्वरण ए बराबर डेल वी अपॉन में डेल टी, या इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन में डी टी। ये चेंज इन रेट वेलोसिटी को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो वेग में जो परिवर्तन होगा वो किसके अनुरूप होगा, समय के अनुरूप होगा। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, अपनी त्वरण कहलाएगी। इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। अभी इसकी यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। मात्रक क्या होगा, वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और समय, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो प्यारे बच्चों सेकंड कितने हो गए, 2। तो लिख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट कितना हो गया इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसका, एक्सीलरेशन का, त्वरण का, ठीक है ना। यहां तक बात कंप्लीट हुई क्या। प्रवृत्ति कैसी है इसकी, प्रवृत्ति, विमाएं तो पढ़ा दी थी, विमा तो आपको त्वरण की निकालनी आती है। इससे पहले वाला जो लेसन है यूनिट एंड डायमेंशंस, उसके अंदर अपने पढ़ी है, ठीक है। डायमेंशंस मतलब विमाएं। प्रवृत्ति प्यारे बच्चों क्या होगी इसकी, सदिश। दोस्तों प्रवृत्ति क्या होगी इसकी, वेक्टर सदिश, सदिश राशि। अब बात करते हैं त्वरण के अंदर सबसे मुख्य बात क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो ए पॉइंट से मूव करती है, पॉइंट बी तक चलती है, वस्तु ए से चलकर बी तक चलती है, ठीक है बच्चों। अब वस्तु का वेग है, वो वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वस्तु क्या कर रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कर रही है, गतिमान है, या उस वेग के द्वारा चल रही है। और बी तक पहुंचने तक, पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में लगा जो समय है वो 10 सेकंड है, लगा जो समय है वो 10 सेकंड है। तो कहेगा कि वस्तु का इस पॉइंट ऑफ व्यू पर त्वरण क्या होगा, वस्तु किस त्वरण से, किस एक्सीलरेट से कार्य कर रही है, किस एक्सीलरेट से चल रही है। तो लिख सकते हैं क्या, यहां देख लीजिए थोड़ा सा, यहां देख लीजिए, ठीक है, कि 10 सेकंड के अंदर समय लग रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग तय करने में 10 सेकंड का समय लगा। अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना आया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं क्या अलग से, 2 मीटर, सेकंड 2 है तो सेकंड को अलग अलग कर दूं। देखिए यहां मैं गणित लगा रहा हूं, थोड़ी मैथमेटिक्स। सेकंड स्क्वायर मतलब दोनों सेकंड को अलग अलग कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, यहां मान लो 1 सेकंड, कोई भी राशि नहीं है तो 1 ले सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया कि वस्तु को 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग में चेंज कर रही थी। वेग में जो परिवर्तन हो रहा था वो 2 मीटर प्रति सेकंड के बाद में हो रहा था। मतलब 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो परिवर्तन हो रहा था उसे अपने क्या कहा, त्वरण कहा, एक्सीलरेट कहा, एक्सीलरेशन कहा। बात समझ में आई क्या बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों इसे कहते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के अंदर जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक तथ्य हैं इसके, ठीक है, उनको करेंगे अपने कल। आज के लिए इतने ही। कल अपने त्वरण को वापस समझेंगे एक बार रिवाइजेशन के अंदर, और त्वरण के अंदर मुख्य बिंदु जो निर्देशन है इसके वो पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कल कि वेग के अंदर क्या परिवर्तन करे, त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। त्वरण का मैग्नीट्यूड, परिणाम और दिशा क्या होती है, ठीक है ना। त्वरण के अंदर बढ़ोतरी और कमी किस प्रकार से दर्शाई जाती है, या त्वरण के अंदर मंदन किस प्रकार से पैदा होता है, डिक्लेरेशन किस प्रकार से पैदा होता है ना। तो ये चीजें अपने कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें, ठीक है। और कंटिन्यूटी क्लास लगाएं, ठीक है। एग्जाम डेस्टिनेशन चैनल के अंदर मैं डेली कंटिन्यूटी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ। तो सभी दोस्तों ध्यान से वीडियोस को देखें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ताकि और स्टूडेंट्स को भी लेक्चर कंप्लीट मिल सके और स्टूडेंट्स को भी मैटर प्रोवाइड हो पाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कंप्लीट है क्या।
धीरे धीरे लेसन को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझना है। अगर कोई डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी डेफिनेशन में, किसी फॉर्मूले के अंदर, फिजिक्स टफ लग रही है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर आप सेंड कर दीजिए, आपको तुरंत उसका सलूशन मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और ऑल ओवर कंपटीशन एग्जामिनेशंस के लिए जो अपने कोर्स चल रहा था जनरल साइंस का, ठीक है, और जनरल साइंस में अपने पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों फिजिक्स ब्रांच को, और फिजिक्स ब्रांच के अंदर अपने एक फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था और सेकंड लेसन अपना मोशन चल रहा था, गति के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक समझ में आई बात? तो गति के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे और गति के अंदर ज़्यादातर अपने कितनी बातें कर ली थी, गति के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि टच में रहेंगे आप, बैलेंस बना रहेगा कि अपने कल किस टॉपिक के अंदर डिस्कशन किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, और अपने गति के बारे में पढ़ा और गति के अंदर गति के प्रकार पढ़े, है ना। और अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट पढ़ा था वो ये पढ़ा था अपने कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बिटवीन रिलेशन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अपने टॉपिक फिजिक्स पढ़ रहे थे, भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में अपने टॉपिक चल रहा था मोशन, गति। दोस्तों गति के बारे में अपने डिस्कशन कर रहे थे कि मोशन क्या था। और जहाँ तक अपना लास्ट छोड़ा था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, तो वो छोड़ा था अपने विस्थापन के बारे में पढ़ा था, और विस्थापन के अंदर अपने कुछ निर्देश बिंदु पढ़े थे कि विस्थापन किन किन राशियों पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे और दोनों के मध्य अंतर को समझा था। आज अपने पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वेग के बारे में, वेलोसिटी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है कि वेलोसिटी क्या होता है। देखिए सबसे मुख्य बात अपने ये समझ लिया था कि विस्थापन क्या होता है। आज अपने पढ़ेंगे वेग के बारे में, लेकिन वेग को समझने से पहले अपने एक छोटा सा टॉपिक बीच में और पढ़ लेते हैं, चाल, स्पीड। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर चाल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर आप चाल के बारे में अच्छे से समझ गए तो वेग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई भौतिक राशि है वो एक दूसरे से रिलेट करती है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। तो चाल के बारे में पढ़ते हैं, स्पीड। देखिए चाल की बहुत सारी परिभाषाएं आपने पढ़ी होंगी। चाल को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि इकाई समय में या एक सेकंड में तय की गई दूरी, एक सेकंड में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है प्यारे बच्चों, किसके समान होती है, चाल के बराबर। या कह सकते हैं इकाई समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, चाल कहलाती है। फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ें तो चाल को किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या चाल बराबर दूरी बटा समय। सामान्य विज्ञान में ये छोटी छोटी बातें तो आपने तर्क सहित पढ़ी होंगी कि जो चाल है वो दूरी और समय का अनुपात है प्यारे बच्चों। चाल जो है वो दूरी और समय का अनुपात है। किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कहने का मतलब ये है कि चाल को ज्ञात करने के लिए दूरी के अंदर यदि समय का भाग दें तो अपने इसको तुल्य मानेंगे। किस प्रकार से, मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है स्टूडेंट्स कि कितने समय के अंदर कोई वस्तु कितनी दूरी तय करती है, यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है चाल पर। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहां समझ लेते हैं छोटे से एग्जांपल के द्वारा कि कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है या ट्रेवलिंग करता है। तो यहां आपको बताया गया कि मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की या 10 मीटर की दूरी तय की, यहां से प्यारे बच्चों 10 मीटर की दूरी तय की,
और 10 मीटर की दूरी तय करने के अंदर 10 मीटर की दूरी तय करने के अंदर उसको 5 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड लगे। तो आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली कि वस्तु की चाल क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है, अपने फाइनल पॉइंट तक वो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है। तो अपने क्या समझे कि चाल जो होती है वो दूरी और समय का कहीं ना कहीं रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो 10 मीटर की दूरी तय करने के अंदर यदि अपने को 5 सेकंड का समय लगा, तो 10 से 5 को अगर डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। और 2 यहाँ पर किसके रूप में आया? मीटर प्रति सेकंड के रूप में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मीटर अपॉन में सेकंड, कि 1 सेकंड में उस वस्तु की चाल 2 मीटर रही होगी। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर वो वस्तु 2 मीटर चल रही होगी। 1 सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी तय कर रही होगी? 2 मीटर। और यही उसकी क्या होगी प्यारे बच्चों? स्पीड होगी, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, चाल होगी। यहां तक डेफिनेशन का मतलब समझे क्या? कि इकाई समय के अंदर, इकाई समय मतलब निश्चित समय ले लिया, कोई निश्चित टाइम ले लिया, फिक्स्ड समय, ठीक है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? चाल के बराबर होती है। चलो इसको उदाहरण सहित समझ लिया। मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक अपने निकालने सिखाए थे आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि मात्रक क्या होता है। मात्रक देख लीजिए, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दूरी की यूनिट क्या है? दूरी को किसमें मापते हैं? मीटर में। और समय को किससे मापते हैं? तो दोस्तों सेकंड से। तो मात्रक क्या आ गया? यूनिट क्या आ गया चाल का? मीटर प्रति सेकंड। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर मल्टीप्लाई सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड इसके डिवाइड में है, अगर मीटर के पास भेजेंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर इनवर्स में आ जाएगा। तो यहां तक बात समझे क्या? राशि की बात करें, प्रवृत्ति की बात करें, प्रवृत्ति की चाल की प्रवृत्ति कैसी है? तो प्यारे बच्चों यह एक अदिश राशि है। अब ये बड़ा ही गहन मुद्दा है। अदिश राशि कैसे है? अदिश का मतलब क्या है? सदिश का मतलब क्या है? तो दोस्तों भौतिक राशि को दिशा और परिमाण के आधार पर, भौतिक राशि को दिशा और परिमाण के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होती है प्यारे बच्चों अदिश राशि, और एक होती है सदिश राशि, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में मैं अलग से टॉपिक डालूंगा इसी चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे है ये चाल, ठीक है, या स्केलर क्वांटिटी कैसे है ये चाल, ठीक है। दोनों में बिटवीन डिफरेंस क्या है, इसको अपने उस टॉपिक के अंदर एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे। यहां अगर बताऊंगा पूरे टॉपिक के अंदर, तो अपने लेसन के अंदर आगे आने वाले जो रिलेट करने वाले टॉपिक है, आप उनसे हट जाएंगे, थोड़ा भटक जाएंगे ना। इसलिए क्या है कि अपने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को थोड़ा अलग से ले लेंगे। चलो चाल के बारे में इतनी बातें समझ में आई। चाल के प्रकार देख लीजिए, द टाइप ऑफ स्पीड। चाल के प्रकार वैसे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के अंदर है, समान चाल और असमान चाल। लेकिन यहां पर इसका अध्ययन न करके मुख्य रूप से जो परीक्षा के अंदर प्रश्न बनते हैं वो कहां से बनते हैं? औसत चाल, औसत चाल, स्पीड ऑफ एवरेज, और तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। देखिए यहां समझिए, औसत चाल, देखो एवरेज ऑफ स्पीड क्या है? औसत चाल का मतलब क्या होता है? औसत चाल का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसका मीन्स क्या हो गया कि किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल समय किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ एवरेज के तुल्य होगी। तो औसत चाल के बारे में क्या समझे कि औसत चाल जो होती है वो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय का रेशियो होता है, अनुपात होता है। अब सर इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से पॉइंट ए और यहां से पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? बी है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है, वो यहां से ट्रेवलिंग करता है, या कोई गाड़ी है वो यहां से चलना प्रारंभ करती है अपने प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक चलती है। वो गाड़ी यहां से लेकर यहां तक चली और किसी एक पॉइंट पर यहां पर रुकी, ठीक है। इस पॉइंट को अपने मान सकते हैं पी, और यहां से फिर चलना प्रारंभ की और यहां पर रुकी पॉइंट क्यू पर, फिर चलना प्रारंभ की और बी पर। इस प्रकार से वस्तु चल रही है।
अब अलग अलग दूरियां होगी। सपोज दैट कि ए से जब पी तक वस्तु मूव की तो उसको चलने के अंदर अपने 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, और जैसे ही वो पी से क्यू तक चली तो चलने के अंदर उसको प्यारे बच्चों 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, और जैसे क्यू से बी तक चली तो बहुत ही कम दूरी के अंदर उसको कार्य करना पड़ा। सपोज दैट 5 किलोमीटर की उसने दूरी तय की, 5 किलोमीटर की दूरी तय की। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के अंदर उसको समय लग रहा था 2 मिनट। या अपने घंटे लगा लो, सपोज दैट 2 आवर्स, ठीक है। मिनट तो काफी छोटी राशि हो जाएगी किलोमीटर के अकॉर्डिंग। 20 किलोमीटर जब उसने दूरी तय की पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक, तो यहां तक उसको दूरी तय करने के अंदर समय लगा 4 घंटे। क्यू से उसने बी तक दूरी तय की तो यहां से यहां तक दूरी तय करने के अंदर उसको समय लगा दोस्तों 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इस गाड़ी की एवरेज ऑफ स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए अभी मैंने बताया है कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी तय की उसने, पहले उसने 10 किलोमीटर तय की थी, फिर उसने दूसरे स्टॉप तक 20 किलोमीटर, तीसरे स्टॉप तक 5 किलोमीटर, डिवाइड बाय, फिर वो कहता है कि कुल समय कितना लगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए। उसको पहले 2 घंटे लगे थे, फिर उसको 4 घंटे लगे थे, और लास्ट में 1 घंटे में पहुंच गया। अब सभी को ऐड करके इसका सोल्यूशन कर दो। 10 और 20 30 और 5 35, 35 अपॉन में 4 और 2 6 और 1 7, डिवाइड करेंगे 7 पंजा 35 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों औसत चाल अपने वस्तु की या गाड़ी की कितनी आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये है कि इसकी जो एवरेज रही होगी वो 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर की रही होगी। अर्थात वो गाड़ी है या वो ऑब्जेक्ट है वो 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर की ट्रेवलिंग तय कर रहा था, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। ये थी इसकी एवरेज ऑफ स्पीड। इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे थोड़ा टेक्निकली तरीके से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहां समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु दूरी x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक तय करती है तथा तय करने में लगा समय t1, t2, t3 डॉट 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 सो ऑन tn तक। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी, स्पीड ऑफ एवरेज इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार की इसके फॉर्मूले के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात टोटल जो दूरी है वो डिवाइड होगी टोटल टाइम से, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, औसत चाल की, स्पीड ऑफ एवरेज की, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां तक अपने चाल के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं तात्क्षणिक चाल की कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है, ठीक है। इंस्टेंट स्पीड, तात्क्षणिक चाल। देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक चले, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है। मान लीजिए उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, और 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के अंदर उसको 2 घंटे लगे। सपोज दैट कितना टाइम लगा, कितना समय लगा उसको, 2 आवर्स। अब 20 किलोमीटर की स्पीड तय करने के अंदर, 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के अंदर 2 घंटे का समय लगा। और आपसे पूछ ले कि अगर वो वस्तु एक रेखा में चल रही थी, एक सरल रेखा में कार्य कर रही थी, या किसी एक सड़क पर मूव कर रही थी, तो उसके 120वें सेकंड 120वें सेकंड पर उस वस्तु की चाल क्या रही होगी, 120वें सेकंड पर उस वस्तु की चाल क्या रही होगी। तो 2 घंटे उसको लगे ट्रेवल करने के अंदर, और 120वें सेकंड में पूछ रहा है, मतलब एग्जैक्ट
119.9999 डॉट 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 सो ऑन 120 में, मतलब इस टाइम के अंदर, इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर चाल कितनी होगी। तो उसने एक क्षण पूछ लिया कि उस क्षण, उस पल, उस वस्तु की चाल कितनी रही होगी उस 120वें सेकंड पर। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों तात्क्षणिक चाल, या डेफिनेशन के रूप में इसको व्यक्त करें, डेफिनेशन के रूप में व्यक्त करें तो किस प्रकार से कहेंगे कि किसी वस्तु के द्वारा क्षण पर, किसी एक क्षण पर चली गई चाल क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, किसी क्षण पर चली गई चाल, क्षण पर चली गई चाल, तात्क्षणिक चाल। यहां से क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है ना, तो यहां तक समझे क्या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था। तो चाल के बारे में इतनी डिस्कशन थी, चाल के बारे में यहां से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। तो चाल के अंदर अगर कोई जेई लेवल की परीक्षा दे रहा है या नीट लेवल की जो परीक्षा दे रहा है तो एवरेज ऑफ स्पीड से एक न्यूमेरिकल बनता है प्यारे बच्चों। तो न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है और एक एग्जाम्पल के द्वारा आपने समझ भी लिया। ठीक है ना, चलो आगे अपने बात करते हैं। चाल के बारे में डिस्कशन किया, अभी पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेग क्या होता है, व्हाट इज ए वेलोसिटी। ठीक है, अब चाल समझ में आ गई है तो वेग कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं रहा, एकदम आसान सी बात है, तुरंत समझ लेंगे। ध्यान दीजिए, वेग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वेलोसिटी कि वेग क्या होता है। देखिए एक लाइन लिख रहा हूं, किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, वेग कहलाती है। समझ में आई क्या बात, कि किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन में परिवर्तन की दर, चेंज द रेट इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अब मेरे को एक बात बताओ कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो कोई वस्तु अगर यहां से लेकर यहां तक मूव कर रही है, 3 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, सीधी दूरी। तो इसीलिए पथ भी अपने क्या लिया, सीधा लिया या न्यूनतम दूरी। ठीक है ना, तो ए से बी तक उसने मार्ग तय किया, रास्ता तय किया, तो उसको 10 किलोमीटर की दूरी थी और उसको टाइम लगा प्यारे बच्चों 2 घंटे, और आगे की जो दूरी थी वो भी 10 घंटे थी, लेकिन जैसे ही उसने स्पीड कम कर दी, ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में समय लगा 3 घंटे। तो मेरी बात समझ रहे हो क्या, एग्जाम्पल के द्वारा एक बात समझ में आई क्या बात समझ में आई, कि जैसे ही उसने स्पीड कम की, जैसे ही उसने चाल अपनी घटाई तो विस्थापन में परिवर्तन हो गया, और विस्थापन में जब परिवर्तन हुआ तो देखिए किसके अनुसार हुआ, समय के अनुसार। कितने का गैप आया प्यारे बच्चों, 1 घंटे का। कैसे चला, 1 घंटा इससे एक्स्ट्रा चला, और यही जो 1 घंटा एक्स्ट्रा चला है इसी को वेग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है, किसी वजह से विस्थापन में जो परिवर्तन हुए जा रहा है उसे क्या कहेंगे, अपने वेग कहेंगे। तो विस्थापन डिवाइड बाय टाइम, तो परिवर्तन की दर का मतलब यहां हो गया, चेंज इन रेट का मतलब हो गया कि समय के अनुरूप वेलोसिटी v बराबर समय के अनुरूप परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ टाइम, तो ऊपर विस्थापन को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस से, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से अपने रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में मापते हैं, और समय को किससे मापते हैं, सेकंड से। तो प्यारे बच्चों वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। प्रवृत्ति कैसी है इसकी, प्रवृत्ति ये कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसके बारे में पढ़ाएंगे आगे, बिल्कुल डीपली टॉपिक उठाएंगे कि सदिश और अदिश राशियों में अंतर क्या है। एक बार यहां समझना है कि प्रवृत्ति क्या है इसकी, प्यारे बच्चों वेक्टर है, सदिश राशि है। चलो अपने वेग के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। अब मुख्य जो बात क्या है, आपने एक बात नोट की क्या, कि चाल पड़ी थी तो चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड था और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रश्न बनता है कि ऐसी भौतिक राशि, यांत्रिकी मापन में ऐसी भौतिक राशि जिनके मात्रक बराबर रहते हैं, मात्रक समान रहते हैं, तो वेग और चाल जिनके दोनों के यूनिट जो हैं वो इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या, अगर दोनों के मात्रक समान है तो क्या दोनों बराबर होंगे, क्या दोनों ही बराबर होंगे, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक समान गति में, किसी एक समान चाल में, या ऐसे कह सकते हो एक समान गति में, या एक सीधी रेखा में
एक सरल रेखा में कोई वस्तु मूव कर रही है तो कह सकते हैं कि वस्तु का वेग व चाल परस्पर क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो डिपेंड करता है कि वस्तु जो है वो किस प्रकार का मार्ग तय कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है या वो लाइनर मोशन के अंदर जा रही है। तो एक समान जब गति करेंगे, एक सीधी रेखा के अंदर वस्तु चलेगी तो अपने ऐसे नहीं कह सकते कि वो वस्तु की चाल है या वो वस्तु का वेग है। अपने उसको वेग या चाल दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर मापे जाएंगे। दोनों के मापने की जो यूनिट, मापने की जो मेथड है, मापने की जो पद्धति है वो बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये बराबर रहेंगे। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु मूव कर रही है, और मूव कर रही है तो प्यारे बच्चों यदि उसके वेग में परिवर्तन कर दिया जाए, उसके वेग को घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। परिवर्तन का मतलब दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर उसके वेग में परिवर्तन कर दिया जाए या उसके वेग को घटा या बढ़ा दिया जाए तो चाल व गति की दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगे। यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर कि अगर किसी वस्तु के वेग में बदलाव कर रहे हैं, वेग में कोई परिवर्तन हुआ जा रहा है, तो चाल व गति की दिशा दोनों ही बदल सकती हैं। ठीक है ना, तो ये तो समझने वाली बात है। चलो थोड़ा आगे डिस्कशन करते हैं। अब एक शब्द आता है परिमाण, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए वेग का मॉड्यूलस लेते हैं, मोड, इस प्रकार से, तो लेस देन इक्वल क्या रहेगी, ये चाल की। लेस देन इक्वल क्या रहेगी, चाल की। इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु के वेग के परिमाण, अगर किसी वस्तु का वेग है, उस वेग का जो परिमाण होगा वो चाल से सदैव छोटा या बराबर रहेगा, चाल से कभी भी बड़ा नहीं होगा। वेग का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो चाल से हमेशा छोटा या बराबर रहेगा, लेकिन कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, चाल से कभी भी बढ़ेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझिए। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई क्या? दो पॉइंट हो गए चाल इसके अंदर, वेग के अंदर मुख्य रूप से। अब समझते हैं, वैसे ही वेग को भी दो प्रकार के अंदर अपने बांट सकते हैं, दो प्रकार के अंदर ले सकते हैं। जैसे औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग का मतलब होता है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, कि जब इनिशियल पॉइंट पर वस्तु की वेलोसिटी थी और जब उसने फाइनल पॉइंट तय किया, लास्ट जो बिंदु पर रुकी वस्तु, तब उसकी जो वेलोसिटी थी, दोनों का जोड़ और दो का डिवाइड, ये किसके इक्वल होता है, औसत वेग के। फॉर्मूला क्या बन गया, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ एवरेज। प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं, अंतिम वेग को v से डिवाइड बाय 2। तो ये अपने फॉर्मूला बनता है किसका, औसत वेग का, इसका औसत वेग का। तो यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात कंप्लीट होती है क्या? ठीक है ना, तो औसत वेग के बारे में इतनी ही बातें थी, और वेग टॉपिक के अंदर भी इतनी ही बातें अपने करेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे त्वरण के बारे में। वेग से ही रिलेट करती है त्वरण भी, बिल्कुल। तो त्वरण के बारे में समझते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेट क्या होता है, त्वरण क्या होता है। एक्सीलरेशन, स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन देख लीजिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए वेग के अंदर क्या पढ़ा था, वेग में क्या पढ़ा था कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
रिलेट कर रही है ना दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज, इसीलिए जो राशियां एक दूसरे से संबंधित होती हैं उनको समझना और भी आसान हो जाता है। देखो एक्सीलरेट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई वस्तु है और वस्तु के वेग में अचानक कमी आ जाए या बढ़ोतरी हो जाए, मतलब परिवर्तन आ जाए, तो उस पॉइंट पर, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर वस्तु के अंदर क्या पैदा होगा, त्वरण होगा। कहने का मतलब है कि चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ए बराबर में वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते हैं, वेग में डी वी अपॉन में किसके समक्ष होता परिवर्तन, वैसा समय के समक्ष, अभी अपने पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या आ गया कि त्वरण ए बराबर डेल वी अपॉन में डेल टी, या इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन में डी टी। ये चेंज इन रेट वेलोसिटी को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो वेग में जो परिवर्तन होगा वो किसके अनुरूप होगा, समय के अनुरूप होगा। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, अपनी त्वरण कहलाएगी। इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। अभी इसकी यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। मात्रक क्या होगा, वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और समय, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो प्यारे बच्चों सेकंड कितने हो गए, 2। तो लिख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट कितना हो गया इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसका, एक्सीलरेशन का, त्वरण का, ठीक है ना। यहां तक बात कंप्लीट हुई क्या। प्रवृत्ति कैसी इसकी, प्रवृत्ति, विमाएं तो पढ़ा दी थी, विमा तो आपको त्वरण की निकालनी आती है। इससे पहले वाला जो लेसन है यूनिट एंड डायमेंशंस, उसके अंदर अपने पढ़ी है, ठीक है। डायमेंशंस मतलब विमाएं। प्रवृत्ति प्यारे बच्चों क्या होगी इसकी, सदिश। दोस्तों प्रवृत्ति क्या होगी इसकी, वेक्टर सदिश, सदिश राशि। अब बात करते हैं त्वरण के अंदर सबसे मुख्य बात क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो ए पॉइंट से मूव करती है, पॉइंट बी तक चलती है, वस्तु ए से चलकर बी तक चलती है, ठीक है बच्चों। अब वस्तु का वेग है, वो वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वस्तु क्या कर रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कर रही है, गतिमान है, या उस वेग के द्वारा चल रही है। और बी तक पहुंचने तक, पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में लगा जो समय है वो 10 सेकंड है, लगा जो समय है वो 10 सेकंड है। तो कहेगा कि वस्तु का इस पॉइंट ऑफ व्यू पर त्वरण क्या होगा, वस्तु किस त्वरण से, किस एक्सीलरेट से कार्य कर रही है, किस एक्सीलरेट से चल रही है। तो लिख सकते हैं क्या, यहां देख लीजिए थोड़ा सा, यहां देख लीजिए, ठीक है, कि 10 सेकंड के अंदर समय लग रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग तय करने में 10 सेकंड का समय लगा। अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना आया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं क्या अलग से, 2 मीटर, सेकंड 2 है तो सेकंड को अलग अलग कर दूं। देखिए यहां मैं गणित लगा रहा हूं, थोड़ी मैथमेटिक्स। सेकंड स्क्वायर मतलब दोनों सेकंड को अलग अलग कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, यहां मान लो 1 सेकंड, कोई भी राशि नहीं है तो 1 ले सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया कि वस्तु को 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग में चेंज कर रही थी। वेग में जो परिवर्तन हो रहा था वो 2 मीटर प्रति सेकंड के बाद में हो रहा था। मतलब 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो परिवर्तन हो रहा था उसे अपने क्या कहा, त्वरण कहा, एक्सीलरेट कहा, एक्सीलरेशन कहा। बात समझ में आई क्या बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों इसे कहते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के अंदर जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक तथ्य हैं इसके, ठीक है, उनको करेंगे अपने कल। आज के लिए इतनी ही। कल अपने त्वरण को वापस समझेंगे एक बार रिवाइजेशन के अंदर, और त्वरण के अंदर मुख्य बिंदु जो निर्देशन है इसके वो पढ़ेंगे।
ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कल कि वेग के अंदर क्या परिवर्तन करे, त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, त्वरण का मैग्नीट्यूड, परिणाम और दिशा क्या होती है, ठीक है ना, त्वरण के अंदर बढ़ोतरी और कमी किस प्रकार से दर्शाई जाती है, या त्वरण के अंदर मंदन किस प्रकार से पैदा होता है, डिक्लेरेशन किस प्रकार से पैदा होता है ना, तो ये चीजें अपने कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें, ठीक है, और कंटिन्यूटी क्लास लगाएं। ठीक है, एग्जाम डेस्टिनेशन चैनल के अंदर मैं डेली कंटिन्यूटी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ तो सभी दोस्तों ध्यान से वीडियोस को देखें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ताकि और स्टूडेंट्स को भी लेक्चर कंप्लीट मिल सके और स्टूडेंट्स को भी मैटर प्रोवाइड हो पाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कंप्लीट है क्या? धीरे धीरे लेसन को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझना है। अगर कोई डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी डेफिनेशन में, किसी फॉर्मूले के अंदर, फिजिक्स टफ लग रही है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर आप सेंड कर दीजिए, आपको तुरंत उसका सलूशन मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।